Everyone, we are going to talking about the cell. सेल क्या है और सेल किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है एंड इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ को बनाती है सेल, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ को प्रोड्यूस करती है सेल, इसलिए क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं क्या, कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब भी क्वेश्चंस पूछा जाए व्हाट इज द सेल, तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट बताना है क्या, कि एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। यानी कि ये जीवन की एक आधारशिला है। जैसे किसी का आधार रखते हैं तो आधार के ऊपर ही सारी चीजें बनाई जाती हैं, वैसे ही अगर किसी की बॉडी बनाना है तो सबसे पहले आप सेल बनाइए, क्योंकि सेल ही वो स्टेट है जो लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट होती है। अगर सेल से कम होगा कुछ भी, कोई भी ऐसा मैटर जो सेल से कम हो, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव अ लाइफ, उसके अंदर लाइफ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल वायरस खुद एक कंप्लीट सेल नहीं है, वो सेल से कम है, यानी कि उसके अंदर लाइफ नहीं है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन फिर भी वायरस जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता है। मल्टीप्लाई करने का काम सिर्फ कि कौन करता है, जिसके अंदर लाइफ होती है। लेकिन वायरस के अंदर लाइफ नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन लाइफ उसके अंदर बन सकती है कब, जब वो लिविंग बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो लाइफ उसके अंदर जनरेट हो जाती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके अंदर लाइफ आ जाती है, लेकिन बॉडी के बाहर उसके अंदर लाइफ नहीं होती है। तो वो क्या है, वो सेल नहीं है। तो सेल हम उसी को कहेंगे जो एक सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट अगर है, अकेला है, तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट है, तो हम उसको कहेंगे कि वो सेल है। ओके, ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ये बॉडी की स्ट्रक्चर को भी बनाती है, मेंटेन करती है। जैसे आपने देखा होगा कि फिश की स्ट्रक्चर अलग है, टाइगर की स्ट्रक्चर अलग है, तो ये सब कौन बना रहा है, ये नंबर ऑफ सेल्स ही तो बना रही है। इनका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है। सेल आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज्ड लाइफ प्रोड्यूस करती है। तो सेल सबसे छोटी होती है, ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि ये ऑर्गेनाइज्ड होकर बहुत सारी सेल्स अपने आप को अरेंज करती हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, और तब वो जाके स्ट्रक्चर बनाती है किसी बॉडी की, जैसे वो फिश की हो, फ्रॉग की हो, ठीक है। तो वो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है लाइफ। फंक्शनल यूनिट भी है, दैट मीन्स इसके अंदर, सेल के अंदर वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं जो किसी को लिविंग स्टेट में बनाए रखती हैं। तो ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन द सेल्स, सो these cellular activities we called metabolism। ये सारी सेलुलर एक्टिविटीज जो होती हैं इनको हम कहते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। या हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जो अब क्यों होती हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन करना चाहता है, अपनी लाइफ को मेंटेन कंटिन्यूस रखना चाहता है, तो उसके अंदर सारी रिएक्शन परफॉर्म होती हैं, ऐसी सारी रिएक्शन परफॉर्म होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो सेल्स का खुद का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रेजेंट होता है। सेल हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्योंकि सभी जो लाइफ होती है, कुछ के अंदर ऐसी लाइफ होती है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखती है। जैसे हमने पढ़ा है अभी, वायरस बाहर जो होगा वो नॉन एक्टिव स्टेट में होगा, दैट मीन्स वो उसके अंदर लाइफ है ही नहीं, नॉन लिविंग है। लेकिन जब वो किसी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो लाइफ जनरेट कर जाता है। तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में लाइफ शो नहीं कर रहा है, बट इनसाइड द बॉडी वो लाइफ एग्जिस्टेंस करता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि सेल वही होगी जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है। अब हम इस सेल्स के बेस पर ही ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर, सेल के नंबर के बेस पर। अगर एक सेल से ऑर्गेनिज्म बन गया है, यानी कि एक सेल के अंदर ही सारी सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, वो चल रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, ठीक है, वो एक्सक्रीट भी कर रहा है, तो वो सिंगल सेल में ही सब काम हो रहे हैं। माउथ नहीं है फिर भी वो खा रहा है, ठीक है, एनएस नहीं है फिर भी वो एक्सक्रीट मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। ये सारी एक्टिविटीज एक सिंगल सेल के अंदर ही हो रही हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब ये वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। आप जानते हैं कि मलेरिया क्या है, एक डिसीज है, और ये किससे स्प्रेड होता है, मच्छर के काटने से। तो मॉस्किटो जब बाइट करता है तभी मलेरिया फैलता है। लेकिन मलेरिया डिसीज है, ये कॉज कौन करता है, मच्छर तो फैलाने का काम करता है, अभी एक के अंदर है दूसरे में कॉज कर देगा, ठीक है, दूसरे में एंट्री मलेरिया की कर देगा। तो मलेरिया आखिर कॉज कौन कर रहा है डिसीज, तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट इज प्लाज्मोडियम। वो है प्लाज्मोडियम, किसका बना है, एक सिंगल सेल का बना है, तो हमें दिखाई नहीं देती है सिंगल सेल। और वो सिंगल सेल लेकर कौन घूम रहा है, वो मच्छर लेकर घूम रहा है। तो जब मच्छर लेकर घूम रहा है और जब हमें काटेगा वो, तो क्या होगा, वो सेल यूनिसेलुलर वाली मच्छर हमारी बॉडी में एंटर करा देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो हमें मलेरिया होता है, मच्छर के काटने से नहीं होता है, ठीक है। कौन करता है मलेरिया, प्लाज्मोडियम, मच्छर काटता है और प्लाज्मोडियम उस बॉडी में एंट्री करा देता है। तो दैट इज द कॉज ऑफ मलेरिया डिसीज। उसके बाद कौन सा है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने वर्ड क्या नाम है, मल्टी, मल्टी मीन्स बहुत सारे, मैनी, और सेलुलर मीन्स सेल। तो इसमें क्या होती है, बहुत सारी सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हो रही है पर्टिकुलर पैटर्न में, बहुत सारी सेल्स। जैसे कि आप मान लो कि एक डाइस होता है, डाइस में आपने देखा होगा छोटे छोटे सेल्स यूनिट्स होती हैं, उनको अरेंज करके एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं। कौन सी शेप बनती है, स्क्वायर शेप बनती है। तो अगर वो डाइस की सारी यूनिट्स बाहर निकाल दो तो बिखर जाता है। तो ऐसे ही सेल को अगर आप बिखेर देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ऑर्गेनिज्म नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो वो सेल जो बहुत सारी हैं उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइज्ड सेल्स जो होती है वो पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करते हैं, क्लियर। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं, ऑल द प्लांट्स और एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। अभी हम इसका इंट्रोडक्शंस देख रहे हैं, तो चलिए अब हम इसकी डिस्कवरी के ऊपर बढ़ते हैं। डिस्कवरी किसने की है, ओके लॉर्ड, चलिए हम अब ओके कट करो यहाँ से। ओके अब हम इसकी डिस्कवरी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक। तो आप जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की है, ठीक है, सेल क्या किया, डिस्कवर किया। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो सेल डिस्कवर हुई है, दिस इज नॉट एक्चुअल सेल, ये एक्चुअल सेल नहीं है, ये क्या है, ये डेड सेल है। तो ये डेड सेल है, तो इन्होंने कहाँ सेल को देखा था, इन्होंने एक लकड़ी के टुकड़े के पीसेस करके उसको माइक्रोस्कोप से देखा था। लेकिन इन्होंने जो माइक्रोस्कोप उस समय इस्तेमाल किया था वो इनका खुद का बनाया हुआ था। जैसे हम बारिश में क्या करते हैं, कागज की नाव बनाते हैं, ठीक है, तो वो चला लेते हैं। तो हमारी क्यूरियोसिटी कहाँ तक है, वहां तक नाव बनाने तक है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं बना सकते, हमारी मेंटेलिटी जो है थोड़ी लो टाइप की बन जाती है। लेकिन साइंटिस्ट जब हायर लेवल थिंकिंग करते हैं तो कुछ अलग ही टाइप की चीज बना देते हैं। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने क्या करा, अपना हैंडमेड एक लेंस लिया, उस लेंस को मैग्नीफाई किया, दैट मीन्स उसकी पावर
ज़्यादा पावर का लेंस लिया था, तो वो क्या करता था, 300 टाइम्स तक चीज़ों को बड़ा कर देता था, 42 टाइम्स तक, ठीक है, 42 टाइम्स तक बड़ा कर देता था। तो उन्होंने फिर जो सेल देखी, वो डेड सेल देखी। वो कैसे दिखती थी? वो इस टाइप से, जैसे हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते की जो सेल्स होती हैं वो इस टाइप की पॉलीगोनल होती हैं। तो ये जो सेल देखी, वो कैसी थी? डेड सेल थी, क्योंकि इसके अंदर का कोई भी प्लाज्मा नहीं था। जब प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल के अंदर की सेलुलर एक्टिविटीज नहीं होंगी, यानी कि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। तो ये क्या था? एक चैम्बर देखा, कंपार्टमेंट पूरा देखा था इन्होंने। व्हाट he see only the compartment which is surrounded by cell wall। किससे सराउंडेड? सेल वॉल से। तो सेल वॉल क्या है? इट इज नॉन लिविंग, तो ये नॉन लिविंग है। तो एक्चुअल में इन्होंने सेल वॉल देखा, यानी कि इन्होंने जो कंपार्टमेंट देखा उसको इन्होंने सेल नेम दिया था। तो सेल का नेम भी किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। क्लियर? उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअल सेल को डिस्कवर किया था। दैट मीन्स लिविंग सेल की डिस्कवरी का श्रेय इनको जाता है। जिसके अंदर लाइफ होती है उस सेल्स की डिस्कवरी रॉबर्ट किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया वो रॉबर्ट हुक से ज्यादा पावरफुल बनाया, इसलिए वो लिविंग सेल्स को देख पाए। कितना? 300 मैग्निफिकेशन पावर थी इस लेंस की। इन्होंने रॉबर्ट हुक के लेंस की पावर को और बढ़ा दिया, ठीक है। तो इनका जो लेंस था वो 300 मैग्निफिकेशन पावर का था, इसलिए इन्होंने सेल्स, एक्चुअल सेल देख ली। कहाँ कहाँ इन्होंने सेल देखी? जैसे आप, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट आता है तो हम उसका चारों तरफ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो जैसे दूरबीन अगर हमारे पास आती है तो हम कभी वो देखते हैं, कभी दूर की चीज पास को देखते हैं, ऊपर की चीज देखते हैं, तो उसका खेल बन जाता है। ऐसे ही एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के पास में जो हाई मैग्निफिकेशन का है, तो कभी वो कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी बारिश का पानी देख रहे हैं, कभी दांत से मैल खरीच के वो निकाल के उसको देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें उन्होंने इस तरीके से देख ली। तो इस तरीके से एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक चीजों को डिस्कवर किया था। तो क्या क्या इन्होंने डिस्कवर किया? इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। इन्होंने बैक्टीरिया देख लिया। जो रेन वाटर है, रेन वाटर को इन्होंने जब लेंस से देखा तो पता चला उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और क्या देखा इन्होंने? स्पर्म सेल्स को भी देख लिया, स्पर्म सेल्स को देख लिया, आरबीसी को देख लिया। तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक चीजों को देखा, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। थर्ड नेम आता है रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन को क्यों नेम आता है? क्योंकि इन्होंने सेल के अंदर उस चीज को देखा जो सेल को कंट्रोल करता है। अब कौन कंट्रोल करता है? सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होती है जिसका नेम होता है न्यूक्लियस। क्लियर? तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। कब की है? 1831 में। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, याद कर लो तो वेल एंड गुड। तो 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है। तो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द। अब सेल्स की हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप की सेल्स होती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स दो तरीके की हम कह सकते हैं होती है। एक होती है प्रोकैरियोट सेल्स एंड अदर वन इज कॉल्ड यूकैरियोट सेल। तो दो तरीके की सेल्स होती हैं, वन इज द प्रोकैरियोट एंड अदर इज यूकैरियोट सेल्स। प्रोकैरियोट मींस, प्रो मींस क्या होता है? बिफोर, ग्रीक वर्ड से लिया गया। प्रो मींस बिफोर, और यहाँ पर वर्ड है कैरियोन। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर बिफोर, न्यूक्लियस से पहले की स्ट्रक्चर है। तो ये जो सेल्स होती है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस से बनने की से पहले की स्ट्रक्चर है ये, इसलिए इसको प्रोकैरियोट कहते हैं। तो प्रोकैरियोट सेल इज द सेल्स व्हिच डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस।
इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये सेल कैसे कंट्रोल होती है, जैसे हमने बताया अभी कि सेल न्यूक्लियस से कंट्रोल होती है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स होता है वो मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए सेल कंट्रोल हो जाती है। और दैट मटेरियल क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूकैरियोट, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि ये वो सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस बन चुका है, और ट्रू न्यूक्लियस है यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस एक्चुअल में जैसा होता है, जैसा होना चाहिए वैसा इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये दिस इज कॉल्ड ट्रू न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो एक साइंटिस्ट थे हैकल। हैकल ने क्या किया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उससे बनने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया। उस ग्रुप का नेम रखा इन्होंने मोनेरा। तो उस साइंटिस्ट का नाम है हैकल। हैकल ने लगभग 1868 में सबसे पहले एक किंगडम बनाया जिसका नेम होता है मोनेरा। तो मोनेरा में हैकल ने वो प्रोकैरियोटिक सेल्स को प्लेस किया जो कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं, प्रिमिटिव होती हैं। तो वो सब किसमें रखा? मोनेरा में रखा। जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्लियर, वो सारी स्ट्रक्चर्स को मोनेरा के अंदर प्लेस किया गया है। किसने रखा है? हैकल ने। फिर हैकल ने ही आगे वर्क किया 1898 में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूकैरियोटिक सेल्स को प्लेस किया। लेकिन कौन सी यूकैरियोटिक सेल? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती है लेकिन एक होती है, सिंगल होती है। ये भी सिंगल वाले थे। कैसे थे? यूनिसेलुलर, एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म, लेकिन सिंगल सेल होनी कौन सी चाहिए? प्रोकैरियोट वाली, स्टार्टिंग वाली सेल होनी चाहिए। जैसे कि हमारे घर पे पहले स्टार्टिंग में सीआरटी वाला टीवी आता था, लंबी पीछे नोक निकली रहती थी, तो वो सीआरटी वाला टीवी होता था। वो क्या प्रिमिटिव पहले के टीवी था जो स्टार्टिंग में टीवी आना शुरू हुआ। तो लेकिन अब टीवी कैसा है? फ्लैट टीवी है, एलसीडी, टीएफटी, तो वो एडवांस टाइप का हो गया। तो ये एडवांस यूकैरियोटिक जैसे मान लो एडवांस टीवी है, प्रोकैरियोटिक जैसे मान लो सीआरटी वाला टीवी है, ठीक है, पुराना वाला टीवी। तो वो जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं वो सारे यूनिसेलुलर भी हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के भी हैं, उनको रखा गया मोनेरा में। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं याद करेंगे? एग्जाम्पल, ऑल द बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हो, चाहे कैसे भी बैक्टीरिया हो। और दूसरा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बैक्टीरिया में आपने पढ़ा है दो तरीके के, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आता है। फिलहाल वो डिस्कशन हम आगे करेंगे। यूकैरियोट्स के अंदर जो यूनिसेलुलर है, तो एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन होने कैसे चाहिए? यूकैरियोटिक सेल के होने चाहिए। तो हैकल ने इस ग्रुप को 1898 में कहा किंगडम रखा प्रोटिस्टा के अंदर। तो उन्होंने एक प्रोटिस्टा ग्रुप बनाया और उसमें वो ऑर्गेनिज्म रख दिए जो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमने अभी पढ़ा अमीबा पढ़ा होगा, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडियम, ठीक है, याद कर लो क्या है? इट कॉजेज मलेरिया। मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया क्या मतलब होता है बताओ? मलेरिया कहता है बैड एयर, दूषित हवा को मलेरिया कहता है, वहां से वर्ड आया ये, ठीक है। यानी मलेरिया डिसीज कॉज है। तो इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे और फिर होता क्या है आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। फैलाता कौन है? मच्छर, मॉस्किटो, एनाफिलीज, ठीक। तो दिस इज द ऑल अबाउट द प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर prokaryote organism, cyanobacteria and simple bacteria, and eukaryotic unicellular organism are amoeba, paramecium. The group is protista और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? मोनेरा। दोनों की डिस्कवरी किसने की? हैकेल ने, यानी कि दोनों ग्रुप के नेम हैकेल ने ही रखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। व्हाट इज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी में सबसे पहले क्या, दो साइंटिस्ट के नेम बहुत आते हैं, एक जर्मन साइंटिस्ट हैं और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। एक तो आते हैं स्वान और एक स्लाइडेन, स्लाइडेन एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट हैं। तो स्वान जो थे वो ब्रिटिश थे, क्लियर, और ये जर्मनी में रहते थे, तो ये जर्मन थे। तो स्लाइडेन इज द जर्मन, स्वान इज द ब्रिटिश, ठीक। स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे और स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे। ये वनस्पति विज्ञान के साइंटिस्ट थे, ये जंतु विज्ञान के साइंटिस्ट थे, क्लियर। स्वान, जैसे स्वान कैसे याद करेंगे, स्वान मीन्स होता है हंस, स्वान आपने पढ़े, हंस होता है इंग्लिश में, स्वान इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं हंस। तो हंस क्या होता है, एनिमल होता है, तो एनिमल की स्टडी करने वाला जूलॉजिस्ट होता है, बाकी मतलब बॉटनिस्ट, क्लियर। तो इन्होंने सॉल्व थ्योरी दी। तो स्लाइडेन ने प्लांट के बारे में बताया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, फॉर्म टिश्यू, सेल्स क्या बनाती है, फिर वो टिश्यू बनाती है। तो प्लांट सेल्स या प्लांट इज मेड अप ऑफ different type of cells and from tissue। जबकि स्वान ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट ये एनिमल्स थे, तो इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो सभी एनिमल सेल्स में पाई जाती है। सभी एनिमल सेल्स में ऑटोमोस्ट जो कवरिंग होती है वो प्लाज्मा में थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बाहर की एक पन्नी की तरह झिल्ली होती है, उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एक शॉर्ट में अगर एग्जांपल के रूप में समझाएं, जैसे पन्नी होती है पतली सी, आप देख सकते हैं, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग होती है किसकी, एनिमल सेल्स की। और इन्होंने प्लांट के बारे में बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं उनके अंदर सेल वॉल ऑटोमोस्ट कवरिंग होती है, सेल वॉल, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो ये दोनों ने इसके बारे में बताया, तो सेल थ्योरी। तो इन्होंने कहा कि जो एनिमल होता है वो एनिमल सेल का बना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है, तो इसी को कहते हैं सेल थ्योरी। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया गया कि सेल कहाँ से आती, कैसे बनती है। तो साइंटिस्ट का नाम आता है रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने कहा सेल पहले से ही प्रेजेंट सेल से ही बनती है, सेल इज अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर सेल पहले से मौजूद है तभी उससे बनेगी।